हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज आपका फिर से मेरे YouTube चैनल मैथ करो पर स्वागत है। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आपकी वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 10 का पूरा कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूँ। आज से हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 का पूरा कोर्स। तो पहली प्रश्नावली से ही स्टार्ट करेंगे। पहली प्रश्नावली का नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या से स्टार्ट करेंगे। टोटल प्रश्नावली इसमें 15 हैं, तो उन सभी को पढ़ेंगे। हर दिन आपको शाम 7 बजे एक वीडियो मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम हर रोज़ आपके लिए प्रश्नावली वाइज आपको वीडियोस देते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में एक विक्रेता होता है, एक अंडे बेचने वाला होता है। वो अपनी दुकान लगाकर एक रास्ते में खड़ा है और अंडे बेच रहा है। तभी वहां पर एक पागल आता है, एक आलसी व्यक्ति आता है और आकर उससे झगड़ा करने लगता है। इसी झगड़े के बीच उस अंडे वाले के अंडे फूट जाते हैं। वो उसको लेकर सरपंच के पास जाता है और सरपंच से बोलता है कि सरपंच साहब, मेरे इसने अंडे फोड़ दिए। तो सरपंच पूछता है कि बताइए कि आपके कितने अंडे थे। अंडे वाला बोलता है अगर हम 2-2 गिनते हैं तो 1 बचता है, और अगर हम 3-3 गिनते हैं तो 2 शेष रहते हैं, और अगर हम 4-4 गिनते हैं तो 3 शेष रहते हैं, और अगर हम 5-5 गिनते हैं तो 4 शेष रहते हैं, और अगर हम 6-6 गिनते हैं तो 5 शेष रहते हैं, और अगर हम 7-7 गिनते हैं तो 1 भी शेष नहीं बचता, और मेरी टोकरी में 150 अंडों से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो ये उसका सवाल था। इस सवाल को सुनकर सरपंच का सर चकरा गया और उसने कहा कि भैया ये कैसा जवाब है आपका। तो उसने कहा कि यही है, आप मेरी पहेली को हल कीजिए। तो उसकी समझ नहीं आया सरपंच के, और वो मेरे पास आया कि ये सवाल तो मनोज सर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मेरे पास आए और मुझसे बोला क्या मनोज सर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम उनको लेकर आए और हमने उनका कैलकुलेशन किया और सॉल्यूशन निकाला। कैसे निकाला चलिए चलते हैं। दोस्तों, तो अंडे वाला और सरपंच जी दोनों साथ आए और अंडे वाले ने कहा कि मेरे पास, उसके पास कुल अंडे हैं वो क्या है 150 से अधिक नहीं होने चाहिए। उसकी टोकरी में 150 से अधिक नहीं है, यानी कि 150 से कम होंगे या उससे उसके बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको मैंने बताया कि चलो भैया सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर मैं 2-2 गिनता हूँ तो 1 रहता है, अगर मैं 2-2 गिनता हूँ तो 1 शेष रह जाता है। ठीक है, अगर मैं 3-3 गिनता हूँ तो 2 शेष रह जाता है, अगर मैं 4-4 गिनता हूँ तो 3 शेष रह जाता है, और अगर मैं 5-5 गिनता हूँ तो 4 शेष रह जाता है, अगर मैं 6-6 गिनता हूँ तो 5 शेष रह जाता है, और अगर मैं 7 गिनता हूँ तो 1 भी शेष नहीं रहता। तो ऐसा नंबर कौन सा है। तो हमने रिसर्च की और इसका आंसर निकाल दिया 119। अब ये कैसे लिख दिया, तो ये एक ऐसा नंबर है 150 से छोटा कि जिसमें ये सारी कंडीशन क्या होती हैं अप्लाई होती हैं। ठीक है, सारी कंडीशन इस पे लगा सकते हो कि अगर मान लीजिए 7p है, यानी कि 7-7 हम गिनते हैं, तो मैं 7 का इसमें भाग लगाता हूँ। तो 7 का लगाऊंगा, 7 एकम 7, 4 बचे, 4 9 को दे दिए, 49 हो गया, 7-7 49। तो पूरा चला गया ना, तो कितना बचा शेषफल 0 बचा। ठीक है, तो आप इनको भी चेक कर लेना, ये सारी जो भी कंडीशन है इस पर अप्लाई होंगी। तो हमने सरपंच साहब को संतुष्ट कर दिया कि उसके कितने होंगे 1 अंडे होंगे। तो फिर उन्होंने फैसला कर दिया और उनका मामला रफा दफा हो गया। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, आज तक आपने भाग तो बहुत पढ़े होंगे, भाग पढ़े हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ होगी उसके बारे में भाग से थोड़ा सा संबंध है। क्या संबंध है, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है भाग कैसे किए हैं, डिवाइड कैसे किए हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया 15, ठीक है, और इसमें मुझे कितने का डिवाइड करना है 2 का डिवाइड करना है। तो ऐसे ही करते हो आप डिवाइड, 2 का भाग देंगे 15 में कितने बार जाएगा 2 7 14, 1 बचा। ठीक है,
तो आपको पता है कि हम इसका भाग देते हैं, जिस नंबर का भाग देते हैं भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। और जिस नंबर में भाग देते हैं मतलब इस वाले नंबर में, इसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और भाग देने के बाद क्या आता है? भागफल आता है। और जो यहाँ पर शेष बच जाता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ये तो आप लोग सभी जानते हो, छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आगे जाके ये चीज़ें बहुत बड़ी बन जाएगी। तो यहाँ इस चीज़ को नाम दिया गया है, और क्या नाम दिया गया है वो हम आगे बताएंगे। तो हम चेक कैसे करते हैं? जब हम भाग कर लेते हैं तो चेक कैसे करते हैं कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, भाजक का और भागफल का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, गुणा करूं और उसमें शेषफल को जोड़ दूं, तो क्या आना चाहिए? भाज्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भाज्य। मतलब कि भाज्य क्या होगा? भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुणा भागफल प्लस में क्या होगा? शेषफल। ठीक है, ये होगा। तो दोस्तों आपके ये बात समझ आ गई कि हम पहले कैसे पढ़ते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल आपको पता है कि क्या होता है? कितने से कम होता है? तो शेषफल है जो वो आपका क्या हो सकता है? 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है। और दूसरा कि जो भाजक है, भाजक से कितना होना चाहिए? भाजक से छोटा होना चाहिए। यही तो होता है कि जो यहाँ पर इस नंबर से छोटा होना चाहिए, ये अगर इससे बड़ा हुआ तो हम भाग दे ही देंगे। ठीक है। और क्या होना चाहिए? या तो यहाँ पर 0 आ सकता है, ये 0 से बड़ा ही आ सकता है, इधर 1 2 3 इस तरीके से। 0 से कम नहीं आएगा, कभी भी माइनस में नहीं बचता शेषफल। ठीक है। तो कैसे होगा कि या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा शेषफल, या भाजक से छोटा होगा। ये बात समझ आ गई। तो चलिए हम इस नियम का कहाँ पालन किया जा रहा है, कहाँ इसके बारे में पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पढ़ते हैं। चलिए देखो दोस्तों, अब जो हमने पहले जो भाग किया था उससे कनेक्टेड क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 बिंदु लिख रखे हैं। तो ये चीज़ें भाग से आई हैं और भाग से ये आया है, तो दोनों चीज़ें क्या है? संबंध में है। ठीक है, रिलेशन में है। तो कैसे हैं वो देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये क्या चीज़ है? तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था जिसने एक प्रमेयिका दिए। तो क्या चीज़ दी है? विभाजन। विभाजन मतलब भाग के बारे में दिए। क्या दिया है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक a है और दूसरा b है। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, और क्या है? 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको अभी समझाया कि भाग वाला, तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल के और प्लस में शेषफल। और फिर मैंने बताया था कि जो शेषफल होता है वो क्या होता है? 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। दूसरा कि भाजक से छोटा होता है। ठीक है, यही बताया था। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय में दे दी कि उसने क्या कहा कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो यही दे दी उसने। अब आपको पता नहीं था कि आप भी वैज्ञानिक थे क्लास LKG में, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं कि जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड बाबा थे, इन्होंने दिया था ये। ठीक है। तो इनके बारे में मैंने ये बता ही दिया कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, 0 लेस देन r लेस देन b। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है एल्गोरिथम और प्रमेयिका। तो ये क्या चीज़ें हैं? तो देखिए यहाँ पर एल्गोरिथम है वो क्या चीज़ है? एल्गोरिथम में सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि होती है। मतलब ये एक विधि है कि कोई भी सवाल अपन को दे रखा है उसको स्टेप बाय स्टेप करो, तो वो विधि है, उसको एल्गोरिथम कह रहा है। ठीक है। यहाँ आते हैं प्रमेयिका।
प्रमेय का क्या चीज़ है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक किसी का यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड बाबा ने दिए ये बातें कि उसने एक फॉर्मूला बना दिया कि मैंने ये सिद्ध कर रखा है ये फॉर्मूला, और इसका यूज़ करके आप दूसरे क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। तो यही बात उसने कही है कि एक सिद्ध किया हुआ, एक पहले से ही सिद्ध कर रखा है, पहले से ही फॉर्मूला बना रखा है, निकाल रखा है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो अन्य कथन मतलब दूसरे सवालों को हल करने में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो इसका उपयोग करेंगे HCF निकालने में। अभी तक जो आपने सीखा था वो सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना, तो अब सीखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं कैसे। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना सीखते हैं। तो आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, A बराबर BQ प्लस R। R जो होता है शेषफल होता है वो 0 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, और B से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं और ये वाला क्वेश्चन है जो आपका ये 1.1 का पहला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसी से सीखते हैं। देखिए आपने अभी तक भाग किए हैं, सभी ने खूब अच्छे से किए हैं, तो यहाँ पर भी भाग करना है आपको। 225 में 135 का भाग देते हैं, तो 135 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अगर 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, और इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, एक बार देंगे। एक बार दिया कितना आ जाएगा, 135। ठीक है, कितना बचा, 5 में से 5 गया 0, यहाँ से ले ली, 12 में से 3 गया तो 9, ये आ गया। ठीक है भैया, अब क्या करें, आपको करना क्या है, ये वाला जो नंबर है इसको यहाँ ले आइए। अब इसमें भाग लगाते हैं, तो 135 में भाग लगाएंगे 90 का, तो कितनी बार जाएगा, 90 कम 90 जाएगा, 90 दूनी 180 हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, कम लेना है। कितनी बार जाएगा, एक बार, 90 कम 90, तो कितना बचा, 5 में से 0 गया 5 बचा, 13 में से 9 गया तो 4 बचा। ठीक है, अब फिर से वही करना है जो यहाँ पर किया था। अब इसको ले आइए यहाँ पर, अब 90 में भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा, 45 का जाएगा 2 बार, 45 दूनी 90, और शेषफल क्या बच जाएगा, 0। ठीक है, शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। और जब शेषफल आपका 0 आ जाता है तो इसका मतलब आपका काम खत्म हुआ, और आपको लिख देना है जिसका भाग दिया था ना लास्ट में, वही क्या कहलाएगा, आपका HCF कहलाएगा। तो ये है आपका आंसर। अब इसको लिखना कैसे है, आप ऐसे भी लिखोगे साइड में, और यहाँ साइड में स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से लिखोगे। आपको पता है कि ये लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। R जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, और लेकिन उससे क्या होगा, B से छोटा होगा। ठीक है, ये आपको पता है। चलो यहाँ पर स्टेप लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा, 225 में भाग लगाना है 135 का। कितनी बार लगाया था, एक बार लगाया था, क्या बचा था, शेषफल 90 बचा था। तो यहाँ R क्या नहीं है आपके पास, R 0 नहीं है। ठीक है, मतलब R का मान 0 के बराबर नहीं है। फिर करते हैं सेकंड स्टेप में, क्या होगा, 135 को बना लेंगे भाज्य और इसमें भाग देंगे 90 का। कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। ठीक है, एक बार गया तो शेषफल कितना बच गया, 45। अभी भी R क्या नहीं हुआ, R 0 के बराबर नहीं हुआ। फिर से करते हैं थर्ड स्टेप में। अब 90 को बना लेंगे, 90 भाज्य बन गया और भाजक बन गया 45। 45 दूनी 90 होता है, यहाँ पर 2 बार गया है, प्लस में शेषफल कितना बचा, 0, और यहाँ पर आ गया R कितना आ गया आपका, 0 आ गया। जब R शेषफल 0 आ जाता है तो आपका आंसर यही मिल जाता है। HCF क्या होगा फिर आपका, HCF होगा 135 और 225 का कितना होगा, ये वाला जो नंबर है वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ये इस तरीके से होगा, बिल्कुल ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए क्या किया था, फिर से बताता हूँ। वैसे 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या किया था मैंने कि 225 में भाग लगाया 135 का,
कितनी बार गया, एक बार गया, ठीक है। घटाने के बाद 90 बचा। अब आपने क्या करना है, 135 में भाग लगाना है 90 का। इसको यहाँ ले आइए, 135 में भाग लगाए 90 का, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 90 कम 90, घटाने पर आया 45। फिर क्या करना है, 90 को यहाँ पर ले आइए, फिर से भाग लगाते हैं, फिर से भाग लगाते हैं। और ये तब तक आपको करना होगा जब तक कि आपका शेष फल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो आपका यहाँ पर जिसका भाग दिया है वही नंबर क्या होगा, HCF होगा। बस उसको फिर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, ये आपको करना है। आई होप आपको समझ आया होगा, काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसमें दर्शाना है, मतलब अपन को ये करके बताना है कि ये इस रूप की होती है। क्या होती है, मतलब यहाँ पर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है जो क्या किस रूप का होगा, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। मान लीजिए, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या है, a मान लिया। क्या मान लिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, आपको पता है क्या होती है, a = bq + r। और r क्या होता है, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं इस वाली इक्वेशन की क्या करूँ, यहाँ से तुलना करूँ, 6q + 1 6q + 3 6q + 5, तो मुझे यहाँ b बराबर क्या मिलता है, b बराबर मिलता है 6। क्या मिलता है, 6। क्यों है, क्यों है, r के स्थान पर 1 है, 3 है, 5 है, ये अलग बात है, लेकिन b के स्थान पर यहाँ सेम है, 6 6 तीनों में, ठीक है। तो b के स्थान पर क्या मिल गया, मुझे 6 मिल गया। अब देखो अपने पास समीकरण क्या बन जाएगी, a = 6q + r, लेकिन जो r का मान होगा वो r का मान कहाँ तक होगा, r का मान होगा 6 से छोटा, मतलब b से छोटा होता है तो 6 से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक हो गया। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से यहाँ पर 0 रख देना है, 1 रख देना है, 2 रख देना है, 3 रख देना है। तो इस तरीके से करते हैं। तो r बराबर क्या करने पर, 0 रखने पर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ये करना है आपको, ये फर्स्ट स्टेप, r = 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, a = 6q + 0। फाइनल क्या होगा, इसका हो जाएगा 6q आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि यहाँ मेरा क्या आ गया, a = 6q + 0 आ गया और फाइनल क्या आ गया, 6q आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ चेक करा के बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है, 6 है मेरे पास, 6। अपने पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या करते हैं, r बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर रख दीजिए भैया, 1 रखते हैं। क्या होगा, a = 6q + 1, तो समीकरण नंबर 2 हो गई। फिर थर्ड में करते हैं, r बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर, तो 2 रख दीजिए। तो क्या होगा, a = 6q + 2, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही फोर्थ में करते हैं, ठीक है। r बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर, तो a = 6q + 3 आ गया, समीकरण नंबर 4 हो गई, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। क्या फिफ्थ कंडीशन में क्या होगा, r बराबर 4 रखने पर रख दिया भैया, रख दीजिए। a = 6q + 4 रख दीजिए, इक्वेशन नंबर दे दीजिए 5, ठीक है। अब r बराबर क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। 5 रखने पर तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q + 5, इक्वेशन नंबर 6।
अपने पास 6 समीकरणें आ चुकी हैं। अब इनसे पता लगाना है कि ए में कौन कौन सा समीकरण है जो इसके रूप का है। ठीक है, तो कौन कौन सी समीकरण में है? समीकरण नंबर फर्स्ट में है, समीकरण नंबर फोर्थ में, समीकरण नंबर 2 में है, समीकरण नंबर 4 में है और समीकरण नंबर 6 में है। ठीक है, तो इनमें ये क्या है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है इस रूप का हो सकता है। तो आपको फिर से क्या लिखना है? अतः समीकरण नंबर 2, 4, 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, ये लाइन लिखनी है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, चेक कैसे करना है कि क्या यही विषम पूर्णांक है, क्या इस इन्हीं में है और इनमें नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या था अपना, ये था ना, फर्स्ट में आया ये 6q, मेरे पास 6 है नंबर। अब क्यों के स्थान पर कुछ भी रख रहा हूँ मैं, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया। क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास आ गया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30, ये आ गया। अब देखो मैंने 1 रखा, 1 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या को जब मैंने गुणा किया 6 से, एक सम संख्या से, विषम संख्या को एक सम संख्या से गुणा किया तो मेरे पास क्या आया? 6 आया, जो कि क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, फिर 2 सम संख्या है, 6 तो इसमें सभी में सेम चल रहा है, इसमें सभी में है ना, लेकिन यहाँ पर मैंने अब सम संख्या से किया है। जब सम संख्या से 6 को गुणा किया तब भी क्या मिला है मुझे? एक सम संख्या मिला है। तो मैं हर एक कंडीशन में जब सम से करता हूँ तब भी मुझे सम मिलता है, विषम से करता हूँ तब भी मुझे सम मिलता है। तो मतलब सम और विषम रखने पर, दोनों प्रकार के नंबर रखने पर मुझे फाइनल में क्या मिलेगा? एक सम संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या है? 6q है, तो मतलब मैं चाहे कुछ भी रखूँ यहाँ पर q के स्थान पर, तो मुझे क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 2 में चलते हैं, तो यहाँ पर तो मुझे सम ही मिलेगा 6q पर, तो लेकिन प्लस में 1 करता हूँ। अब यहाँ मुझे क्या मिल गया? ये सभी क्या हैं? सम संख्या है। अगर मैं इनमें क्या करता हूँ? +1 करता हूँ, तो +1 करने पर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो गया, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो गया, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 हो गया, 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 हो गया। तो अब हर एक नंबर कैसा आया है? मेरे पास एक विषम नंबर आया है। कैसा आया है? विषम आया है। तो इस वाली कंडीशन में क्या हो गया? ए है जो क्या है? हो गया विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया, होगा कि नहीं? तो इसका मान कैसा प्राप्त होगा? विषम प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें अपन को विषम प्राप्त होगा और इसमें सम मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ करते हैं a बराबर 6q+2, ये सम संख्या है और इसमें सम संख्या ही जोड़ रहे हैं, सम संख्या है और इसमें सम ही जोड़ा है, तो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? एक सम संख्या ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर है ये सम संख्या है और इसमें विषम संख्या जोड़ रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगी? एक विषम संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? विषम संख्या। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सम है, इसमें जोड़ रहे हैं क्या? सम संख्या जोड़ रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगी? एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। ऐसे ही यहाँ पर ये सम संख्या है, यहाँ से अपन ने निकाल लिया, ये तो सम संख्या है, और ये 5 क्या है? विषम संख्या, तो क्या प्राप्त होगी? एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस आधार पे हमने बताया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इस तरीके से ये सवाल होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल। तो दोस्तों तीसरे नंबर का सवाल आपके सामने है। क्या है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? सवाल काफ़ी बड़ा है लेकिन आंसर बिल्कुल ही छोटा है। कैसे होगा? देखो, आपको पता है कि जो आर्मी होती है वो मार्च कैसे करते हैं? इस तरीके से, बराबर, बिल्कुल बराबर होते हैं, और जो उनकी लाइन से इस तरीके से, वो भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, आपने फिल्मों में देखा होगा, टीवियों में देखा होगा। तो इस तरीके से वो आर्मी की टुकड़ी होती है जो
बराबर होती है। अब ऐसे वो क्या कर रही हैं, एक मार्च कर रही हैं, ठीक है, चल रहे हैं वो एक साथ इस तरीके से चल रहे हैं। अब इनमें पूछ रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी। अधिकतम की जब बात आ जाती है तो वहाँ पर HCF की बात हो जाती है। किसकी हो जाती है? HCF की। तो अभी मैंने आपको पिछला सवाल कराया था, फर्स्ट वाला सवाल, तो फर्स्ट वाले सवाल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। कितना है? 616 सदस्य हैं और जो आर्मी की टुकड़ी है 32 जवान हैं, ठीक है। तो इनके साथ करते हैं, क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो 616 है, इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे किसका? 32 का। कितनी बार जाएगा? 32 का भाग देंगे, 32 दूनी 64 होते हैं, तो 32 से कम 32। 11 में से 2 गए तो 9 बचा। यहाँ कितना बचा? 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है, ऊपर से उतार लिया 6। अब कितनी बार जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर जाएगा 9 तिया 27, तो 9 बार देते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है, तो 9 बार चला गया। 16 में से 8 गया तो 8 बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपना वही वाला नियम कि इसमें अब शेषफल 0 नहीं आया ना, तो क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। अब तो इसको यहाँ ले आइए 32 को और भाग लगाते हैं। 8 चौके 32, ठीक है, तो क्या हो गया? 0 बचा। अब यहाँ पर r बराबर 0 हो गया, तो आंसर क्या होगा? ये वाला होगा, और ये क्या हो जाएगा? HCF, ठीक है। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 रेडी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, जैसा हमने किया था ना, उसमें दर्शाइए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो ऐसा ही ये है। इसमें क्या है कि अपन को दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वहाँ पर वर्ग नहीं दे रखा था, तो यहाँ दे रखा है वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब यहाँ पर वर्ग दे रखा है, इससे अगला वाला क्वेश्चन आएगा 5वें नंबर का, तो वहाँ पे आप जब करोगे तो वहाँ पे घन आएगा। वहाँ पे क्या आएगा? घन आएगा, मतलब पावर 3 आएगी। तो इसको ठीक से समझ लेना, वो आपको करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे तो देखिए, मान लीजिए, माना कि वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है? a है, ठीक है, वो मान लिया a। आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a बराबर bq + r होती है, जहाँ पर r जो होता है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, और b से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको अगर कंपेयर करता हूँ इससे, इनसे, तो क्या होगा? यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा? b का मान आ जाएगा 3। तो मेरे पास क्या बनेगी समीकरण? a बराबर 3q + r। और अब आपको ये पता है कि r का मान क्या होता है? b से छोटा होता है। तो यहाँ पर जो r का मान आएगा वो क्या आएगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। 3 होगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा शेषफल, तो ठीक है। अब यहाँ करते हैं, इसको किस तरीके से करेंगे देखिए। यहाँ पर बारी बारी से r बराबर 0 रखो, 1 रखो और 2 रखो। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में करते हैं, फर्स्ट स्टेप r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, 0 रखने पर तो रख दीजिए a बराबर 3q + 0, तो इसका हो जाएगा a बराबर 3q। लेकिन अभी सवाल ख़त्म नहीं होता। अब ये क्या कह रहा है कि वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो कर दीजिए a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं a² बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा और q² हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
ए स्क्वायर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 गुणा 3 क्यू स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये वाला जो नंबर आया है इसको आप क्या करें, 3 क्यू स्क्वायर के स्थान पर m रख दीजिए, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, m दे रखा है ना किसी पूर्णांक m के लिए, तो इसके स्थान पर m रख देते हैं। क्या निकाल लिया, 3 निकाल लिया, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है 3 है तो 3 निकाल लिया। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3m रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ करते हैं स्टेप सेकंड, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, अपन करते हैं r बराबर 0 रख लिया, अब r बराबर क्या रखेंगे 1, r बराबर 1 रखने पर r बराबर 1 रखो तो a बराबर 3q प्लस r के स्थान पर 1 रख दो, ये लग, ठीक है। क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कर दो भैया, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद आता है और वो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे खुलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। रख दीजिए मान, ए स्क्वायर बराबर ए के स्थान पर 3q रख दीजिए, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 है 2, ए के स्थान पर 3q, बी के स्थान पर 1 ये रहा, प्लस बी के स्थान पर 1, सॉल्व कीजिए, 3 तिया 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6q और 6q का 1 से करेंगे तो वही आएगा, प्लस 1 एकम 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से क्या करना है, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस में क्या आ गया 1। अब आपको क्या करना है, इसके स्थान पर m रख दीजिए, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 2q के स्थान पर m रख दिया, रख दो m, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब ऐसे ही करना है, क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, r बराबर 2 रखने पर, 2 रख दीजिए भैया, 2 रखने पर, अब r बराबर 2 रख दो तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस r के स्थान पर 2 रखना है, 2 रख दो। वही नियम कि दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो यहाँ जगह नहीं है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए, 3 तिया 9q स्क्वायर, ठीक है, यहाँ रखते हैं, 3 का रखा ये तो ये रख लेते हैं 3q का होल स्क्वायर, फिर 2 है और a का मान 3q है और b का मान 2 है, प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, ए स्क्वायर। अब इसको मैं देखो, यहाँ पर हमको क्या लेके आना है, 3m प्लस 1 लेके आना है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 4 है, तो 4 को भी ऐसे टुकड़ों में बांट लीजिए जहाँ 3 और 1 हो जाए, मतलब 1 आ जाए अपने लिए। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस में इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, जगह की बहुत शॉर्टेज है। तो ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से इनमें से कॉमन ले लीजिए, तो इसको यहीं कर लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3q, 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस का 1 और प्लस में क्या है 1 है, ठीक है। इन तीनों में से 3 कॉमन ले लिया तो 3 कॉमन लेंगे, 3 तिया 9q, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, ठीक है। अब इसके स्थान पर रख दीजिए m, तो इसके स्थान पर रखेंगे तो हो जाएगा 3m प्लस 1, इक्वेशन नंबर 3। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये समीकरण 1 आ गई, ये समीकरण 2 आ गई और ये समीकरण 3 आ गई। तीनों समीकरणों से हमें पता चल रहा है कि जो संख्या है धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो बिल्कुल होता है, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको समझ आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको ही करना है।
वो क्या होगा, उसमें आपको क्या करना है, वर्ग के स्थान पर क्यूब करना है, मतलब घन करना है। पावर 3 लगानी है दोनों पक्षों में, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, ठीक है। तो उसको 3 बार गुणा करना है इस तरीके से। और आपको लास्ट में क्या चाहिए होगा, जो भी उसमें दे रखा है, जो शेषफल है, जैसे इस तरीके से 1 है तो वहाँ 1 ही बचा के चलना है, 4 है, 3 है, जो भी है वो बचा के चलना है, बाकी में से कॉमन लेके नहीं, फर्स्ट वाला जो ये नंबर है उस तरीके से कॉमन मान लेना, ठीक है। तो चले चलते हैं हम प्रश्नावली नंबर 1.2 पर। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1.2 का फर्स्ट तैयार है। कैसे करेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर बात आ गई अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड आपको पता है कि कैसे करते हैं, वही 6वीं 7वीं 8वीं की बातें हैं, बिल्कुल सिंपल है और उसी तरीके से करना है। कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक फर्स्ट वाला कराऊंगा और एक फोर्थ वाला कराऊंगा, बाकी आपको करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। 140 है, इस तरीके से कर देते हैं। 2 7 14, 2 का देंगे 35 बार चला जाएगा। फिर 5 का देंगे 7 5 35, फिर 7 का देंगे 1 बार। तो 140 का क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अभाज्य गुणनखंड ये हो गया और यही आपका आंसर है। बिल्कुल ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसका करेंगे 5005, 5005। तो इसमें कितने का जाएगा, फर्स्ट में 5 का जाएगा, 5 का देंगे 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। तो दोस्तों इसमें कितने का जाएगा, इसमें जाएगा 7 का। तो 7 का देंगे 7 एकम 7, 3 दे दिया इसको, 7 चौके 28 और 7 या 21। अब कितने का जाएगा, अब इसमें जाएगा 11 का जा सकता है, 11 का देते हैं, 11 एकम 11 और 11 3 33, फिर कितने का जाएगा, 13 का। तो ये हो गए इसके फैक्टर। तो इसको लिख सकते हैं 5005 का होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये इस तरीके से हैं, बिल्कुल ही सिंपल है, आपने 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा है खूब अच्छे से। तो ये ज़्यादा कोई कठिन वाली बात नहीं है, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आगे भी बिल्कुल सिंपल आएंगे। तो आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर समझ आ गए तो क्वेश्चन नंबर 2 3 और 5 ये आप लोगों को घर बैठ के करने हैं, HW के लिए मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। चलिए करते हैं अगला सवाल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। आपको पता है कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैंने इसके एक वीडियो बना रखी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए यहाँ भी कुछ सिखाते हैं आपको, कि आपको दे रखा है 26 और 91, 26 और 91 दे रखा है। तो इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF कैसे निकालते हो आप, 26 का क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड, कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। इसका कर लेते हैं 91 का, कितनी बार जाएगा, 7 का जाएगा, 13 7 91 और 13 एकम 13। तो यहाँ जो 26 के गुणनखंड हुए हैं वो कितने हो गए, ये हो गए, और 91 के जो गुणनखंड हुए हैं वो क्या हो गए, 7 गुणा 13, ठीक है। तो HCF जब निकालते हैं हम, तो HCF कैसे करते हैं, HCF करते हैं कि कॉमन नंबर लेते हैं, कि जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, तो इसका HCF हो गया 13। LCM की बात करते हैं, तो LCM क्या है, कॉमन तो 13 आ गया इसमें। अब शेष जो नंबर बचा है उसको गुणा कर देते हैं, 2 का और 7 का, 13 7 91, 91 दूनी 182। तो ये आपका आंसर आ गया, ये LCM है। लेकिन वहाँ कह रहा है कि इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल है, जो मतलब ये जो दोनों नंबर दे रखे हैं, अगर मैं इसको सिंपल लिखूँ कि दो संख्या मान लीजिए A और B है, उनका गुणनफल क्या है, HCF और LCM के गुणा के बराबर है, HCF और LCM के गुणा के। तो यहाँ पर दो नंबर क्या हैं अपने पास, 26 हैं और 91 हैं। यहाँ पर HCF क्या है, 13 है और 182 LCM है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारी जांच पूरी सही होगी, ठीक है। ये जो अपन ने कैलकुलेशन की ये बिल्कुल सही होगी अगर ये बराबर आ गए तो। चलिए करते हैं।
20 का गुणा किया 1 से 26 एकम 26, हासिल बची 2, 26 नम्मा 234, तो ये हो गया 6 3 2, तो 236 ये हो गया, मतलब 2366 आ गया टोटल। अब इसका करते हैं 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 अट्ठा 104, तो कितना हो जाएगा 6 हो गया 1 0, तो 6 आ गया, हासिल 10, 13 एकम 13, तो 13 जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा 23। तो दोनों पक्ष कैसे आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, जब दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा जो सवाल है वो क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, अब आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं घर पर, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। क्वेश्चन नंबर ये फिर से रेडी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बिल्कुल ही सिंपल है, वही बातें हैं 6ठी 7वीं 8वीं वाली। क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। कैसे निकालेंगे, वही है सिंपल चीज़ें। क्या करना पड़ता है, 12 है, 12 का करते हैं क्या होगा, 6 होगा, 3 होगा और 3 का देंगे 1 बार। फिर इसका करेंगे 15 का कितना होगा, 3 का देंगे 5 बार गया, 5 का देंगे 1 बार। फिर 21 का निकालेंगे, फिर 3 का देंगे 7 बार और 7 का देंगे 1 बार। ये हो गया। अब क्या करना है, 12 का हो गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 15 का हो गया क्या हो गया 3 गुणा 5 हो गया, फिर 21 का हो गया 3 गुणा 7 हो गया। क्या चीज़ कॉमन है, वही मैंने जो अभी सिखाई है वही चीज़ कर दीजिए। कितना आ जाएगा, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इसका 3 तो आ गया एचसीएफ। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका, देखो 3 तो कॉमन है, 3 ले लो, बाकी क्या बचा 2 गुणा 2 बचा, इसमें 5 और 7 बचा, ये लिख लिया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजो 60, 60 का गुणा करेंगे 7 से तो 7 छिंग 42 और 0 7 में तो 420 आ जाएगा। क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल सिंपल है। 1.2 तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। लीजिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा कैसे, बिल्कुल सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखना। देखो मैंने अभी आपको एक चीज़ लिखाई थी, क्या लिखाई थी, वैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, एचसीएफ 306 657 का कितना आ गया 9 आ गया, एचसीएफ तो आ गया 9। एलसीएम निकालना है। मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। यानी कि दो संख्या ए और बी मान लिया अपन ने, उनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के क्या होगा, बराबर होगा, गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर मान रख देते हैं ए और बी, मतलब दोनों नंबर तो दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 306 दे रखा है और 657 दे रखा है। एचसीएफ भी दे रखा है, कितना दे रखा है 9। लेकिन एलसीएम अपन को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 9 को भेज देंगे इधर, तो पक्षांतरण करेंगे, इधर पहुंचा देंगे, तो क्या हो जाएगा 306 तो है ही अपने पास, गुणा 657 बटे में क्या चला जाएगा 9। भाग दे दीजिए 9 का, 9 से कट करेंगे 9 7 63, 2 बचा, इसको दे दीजिए 9 3 27, तो आगे 73। एलसीएम क्या आ जाएगा 306 गुणा 73 कर दीजिए, 3 सिगे 18, 3 3 9, 7 सिंग 42, 7 3 21, 8 3 और 4 13 और 2 2, ये आ गया अपना 22,338 आ गया। ये एलसीएम है। सवाल बिल्कुल छोटा सा, बस थोड़ा सा उल्टा घुमा दिया। ऐसे सवाल आ सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो आप कर लेना। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल। तो लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए तैयार है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बड़ा ही अजीब सवाल है, लेकिन करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये पूछ रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी। आपको एक बात बताऊं कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है, उसको किस पर समाप्त होना है, 0 पर ख़त्म होना है, तो 0 पर कब हो सकता है, जब क्या हो, 10 का गुणज हो, 100 का हो, ठीक है, 1000 का हो, इस तरीके से।
अब यहाँ पर बात करते हैं, 0 तो तभी आएगी भाई, आएगी कि नहीं आएगी। अब इसके अगर मैं गुणनखंड करूँ 2 गुणा 5, अगर मैं सबसे छोटी संख्या 0 पर समाप्त होने वाली 10 है, क्या है 10 है, तो 10 के अगर मैं गुणनखंड करता हूँ तो क्या आते हैं 2 और 5 आते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी नंबर को 0 पर समाप्त होना है तो उसके गुणनखंड क्या होने चाहिए, 2 गुणा 5 होने चाहिए, ठीक है, या फिर वो 10 का गुणज होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ चेक करता हूँ 6 की पावर n को, तो 6 की पावर n 6 को गुणा करता हूँ, 6 के गुणनखंड करता हूँ, तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 3, यहाँ पर तो 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है भाई, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और 5 होना ज़रूरी है, तभी क्या होगी संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, तो ये हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। लिखेंगे कैसे तो वो देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यदि किसी नंबर को, यदि किसी संख्या को 0 पर समाप्त होना है, 0 पर समाप्त होना है, तो उसके गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप के होने चाहिए। यही बात मैंने अभी आपको बताई कि अगर किसी भी नंबर को 0 पर समाप्त होना है तो उसके जो गुणनखंड है वो क्या होने चाहिए, 2 गुणा 5 के रूप के होने चाहिए। चलिए देखते हैं 6 की पावर n के क्या हैं। इसके अगर करता हूँ 2 गुणा 3 की पावर n, तो यहाँ पर ये 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 6 की पावर n के गुणनखंड 2 गुणा 3 की पावर n है, जो 2 गुणा 5 के रूप के नहीं है, ठीक है। ये क्या नहीं है, 2 गुणा 5 के रूप के नहीं है, इसलिए किसी प्राकृत, ये वाली लाइन लिख देनी है, संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये आपकी बात थी, बस थोड़ी सी लिखने की बात है, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। आपको पता ही है कि कोई भी नंबर को 0 पर समाप्त होना है तो वो 2 गुणा 5 के गुणनखंड के रूप के होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने तैयार है। ये 1.2 का लास्ट सवाल है। तो क्या कह रहा है सवाल कि कोई मैदान है, तो उसके सोनिया नाम की लड़की क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो वो जब एक चक्कर कंप्लीट करती है तो वो 18 मिनट में उसको कंप्लीट कर देती है। जब रवि करता है तो रवि उसको 12 मिनट में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों एक साथ ही चक्कर लगाएं तो वो कितने समय में उसको पूरा कर देंगे। तो ये देखते हैं, जब एक साथ की बात आती है तो वहाँ अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ कर लेते हैं 18 का क्या होता है, 2 का देंगे, कितनी बार हो गया, 9 बार, 3 का 1, और यहाँ 12 का 2 का देंगे 6, 2 का देंगे 3 बार, और 3 का देंगे ये लो। 18 का हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3, 12 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो एलसीएम जो सेम है वो तो एक बार ले लेंगे। ये सेम है तो ये आ गया 2, इसमें से ले लिया, ये भी सेम है, ये भी ले लिया अपन ने 1 3, तो बाकी जो बचा है उसको भी लिख लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, तो कितने मिनट आ जाएंगे, 36 मिनट आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर दूसरे तरीके से आप दोनों को एक साथ करके करना चाहते हो उस तरीके से तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का देंगे 9 गया, इस 6 गया, 2 का देंगे 9 में नहीं जाता 2 का, तो 6 में जाएगा 3 बार, 3 का देंगे 3 3 9, 3 एकम 3, 3 का देंगे 1, तो यहाँ हो गया 2 दूनी 4,
4 तिया 12, 12 तिया 36। तो यहाँ भी वही आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। 1.1 हो गई, 1.2 हो गई, बाकी 1.3 और 1.4 अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आपको मैंने आज इसको कंप्लीट करा दिया है इतने यहाँ तक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और एक बढ़िया सा कमेंट लिख दीजिए, ठीक है। और जो मैंने आपको क्वेश्चन HW में दिए हैं उनको घर बैठ के करिए। अगर आप करेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं, तो अभ्यास करते रहिए, ठीक है। और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी नई वीडियो आती रहेंगी वो आपके पास तुरंत पहुंच सके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।